नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्रिप्शंस आजकल कुछ कम आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि कृपया स्वयं भी सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। हमारे QR स्कैन करके आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं। और विशेष रूप से हमारा जो नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड है उसको सुदृढ़ करने के लिए आप हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब के ज्वाइनिंग बटन के एवज में है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दे दी है, ये आज का समाचार है। और मात देने के कारण आप ये समझ सकते हैं कि इस समय बड़ी वहाँ पर उठापटक है। अमित शाह के जो दो विशेष बंधु लोग थे, जो डिप्टी CM थे, दोनों दाएं बाएं डाले गए थे योगी जी के, योगी जी को कंट्रोल करने के लिए। अब योगी जी को तो कौन कंट्रोल करेगा, लेकिन 4 जून के चुनाव के बाद में वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। जहाँ जहाँ उनको दायित्व दिया गया था वहाँ वे पूरी तरह से अपना दायित्व निभाने में असफल रहे। उन्होंने पूरी तरह से सरगोशी से, जी हाँ, कानाफूसी से इस तरह का माहौल बनाया कि बीजेपी को बुरी हार सहनी पड़ी। और इस मामले में अमित शाह की भी बड़ी किरकिरी हुई, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो अमित शाह के ही माने जाते हैं। ब्रजेश पाठक का यदि आपको इतिहास बताएं तो ब्रजेश पाठक जो हैं वे भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता नहीं थे। वे बहुजन समाज पार्टी से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी जो तिकड़मबाजी इस तरह की थी कि बहुजन समाज पार्टी के होने के उपरांत भी उनको दिनेश शर्मा के स्थान पर, जो कि मूल भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक रहे, RSS के, उसके बाद में 2 बार लखनऊ के मेयर रहे, उनको हटा के ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के रूप में और डिप्टी CM बना दिया गया। है ना कमाल की बात। यही कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डुबो रहा है। जो 35 नए टिकट दिए गए थे 2024 के चुनाव में लोकसभा में, उनमें से 32 हारे। और जिनको 35 लोगों को कहा था कि इनका टिकट काट दिया जाए, जिनका नहीं काटा गया, उसमें से भी अधिकांश हारे। तो अब आप ये बताएं कि टिकट लेने के सारे निर्णय जो है वो हाईकमांड ने लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल चलने नहीं दी। उनके दोनों उप मुख्यमंत्री जो थे वो कानाफूसी करके और ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से सीटें जो है वो 60 से कम रह जाएं, तो उनको जो है वो मौका मिल जाए और वो एक नैरेटिव इस्टेब्लिश कर सकें योगी जी के विरुद्ध। लेकिन अब योगी जी पावरफुल हो गए और योगी जी ने अब ये कह दिया है कि भाई अब आप लोग जो है वो कृपया ये समझ लें कि 2017 में आपने मुझको सिलेक्ट किया था, उस समय मैं सिलेक्टेड मुख्यमंत्री था, लेकिन 2022 में मैं इलेक्टेड मुख्यमंत्री हूँ। और 2024 के चुनाव के चलते मैंने आप लोगों की जो भी बात थी वो मानी, इलेक्टेड मुख्यमंत्री होने के उपरांत भी, क्योंकि 2024 का चुनाव जो था वो केंद्र का चुनाव था और मैंने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन अब 2027 का चुनाव है, 2027 का चुनाव मैं एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री की भांति लड़ूंगा। आपको पसंद आता है तो ठीक, नहीं पसंद आता है तो फिर भी आप जो चाहते हैं वो कर लीजिए, कुछ कर नहीं सकते। उल्टी पुल्टे काम अभी भी कर रहे हैं। एक विधायक को खड़ा कर दिया, अनुप्रिया पटेल को खड़ा कर दिया। हाँ, अनुप्रिया पटेल ने एक चिट्ठी लिख दी। ये सारा काम जो है वो अभी भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ से हो रहा है। यानी कि पूरा प्रयास अभी भी है कि किसी तरह से योगी जी की जो पैंट है उसको एक बलांग छोटा कर दिया जाए। वो एक बलांग छोटा करते करते लोकसभा में तो वो बलांग पूरी निक्कर बन गई, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा है। योगी जी ने दिखा दिया। दुर्गा शंकर मिश्रा का जो एक्सटेंशन होना था वो नहीं होने दिया।
देखिए, एक्सटेंशन होने के लिए, किसी भी चीफ सेक्रेटरी के एक्सटेंशन होने के लिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो रूल है, वो रूल कहता है कि 6 महीने से अधिक किसी चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन नहीं हो सकता। लेकिन रूल्स को रिलैक्स करके दुर्गा शंकर मिश्रा को 2.5 साल तक एक्सटेंशन दिया, और उसके कारण बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो निराश होकर रिटायर हो गए। और आप समझ सकते हैं कि यदि नैराश्य भाव होगा ब्यूरोक्रेसी में तो काम क्या होगा। उस नैराश्य भाव को दूर करते हुए इस बार योगी जी ने मना कर दिया गया कि मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। अब दुर्गा शंकर मिश्रा जी का रिटायर होने का पूर्ण समय आ गया है। उनसे कहें कि वो रिटायर हो जाए। वो जाके मिले भी, अमित शाह जी से मिले, फ़ोटो भी आई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन नहीं गया। दुर्गा शंकर मिश्रा को अपना पद छोड़ना पड़ा और चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को बना दिया गया। तो ये एक संदेश दिया योगी जी ने कि वो इन कमांड हैं। जब हाथरस वाला मैटर हुआ तो हाथरस वाले मैटर में आपने देखा कि तुरंत किस प्रकार से जाके उसको हैंडल करके और तुरंत योगी जी ने जुडिशल कमीशन बैठाल दिया, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाल दिया अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। तो जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में एक हाई कोर्ट जज को, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को पहले बना दिया, तो आपने देखा कि किस तरह से पूरा हाथरस का नैरेटिव जो था वो तुरंत ध्वस्त हुआ, तुरंत ही ध्वस्त हुआ। ध्वस्त इसलिए भी हुआ कि जो बाबा था वो एससी था, जाटव समाज से आता था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई। हमारे श्री राहुल गांधी जी पधारे अवश्य, लेकिन पधार के वहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाए। उखाड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि अखिलेश जी की तरफ से उनको ये मैसेज गया कि भाई हमें ये पसंद नहीं आया कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपको आने की आवश्यकता नहीं थी। जब अखिलेश जी स्वयं नहीं गए तो उनको वहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, क्या वो अलग से कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके भी रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ गई। अगला जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है बाई इलेक्शन में। बाई इलेक्शन में भी ऐसा समाचार है कि योगी जी ने कहा है कि मुझको फ्री हैंड चाहिए, आप मुझको यदि आरोपित करते हैं तो आपको मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा। तो 10 बाई इलेक्शन होने हैं। 10 बाई इलेक्शन में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कारण खाली हुई हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो एमएलए जो हैं वो एमपीज़ बने हैं, उनके कारण 5 सीटें खाली हुई हैं, और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तो भदोही सीट खाली हुई है, और एक सीट खाली हुई है गाज़ियाबाद की, और एक और है, अभी मुझे ध्यान आ जाएगा मैं बता दूंगा। 2 सीटें जो हैं वो एक मीरापुर खाली हुई है आरएलडी की, और एक खाली हुई है निषाद पार्टी की। ये 5 सीटें तो इनकी खाली हुई हैं, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी की खाली हुई हैं। टेस्ट जो दिख रहा है, समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें तो ऐसी हैं जो उनकी बिल्कुल पक्की हैं। एक मुरादाबाद की है, ये 2 जो हैं वो बिल्कुल यहाँ मैनपुरी के सीटें हैं, तो यहाँ तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन बाकी जो 2 सीटें हैं वो जीती जा सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में, उपचुनाव में योगी जी जो हैं वो कुछ करामात दिखाने वाले हैं। योगी जी की करामात इसमें दिखेगी। साथ में एक करामात जो होने वाली है वो उससे भी पहले होने वाली है। वो करामात ये होने वाली है कि दोनों ये उप मुख्यमंत्री जो हैं वो हटेंगे। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है योगी जी के सामने आने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये किसी कैबिनेट मीटिंग में अटेंड कर लें। केशव प्रसाद मौर्य पहले अपनी सीट सिराथू की हारे विधानसभा में, उसके बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हमारे ब्रजेश पाठक वो भी अपनी सीट हारने की स्थिति में थे, तो वो तो बड़े खिलाड़ी हैं, तिकड़मी हैं, तो उन्होंने अपनी लखनऊ सेंट्रल सीट छोड़ के और जाके लखनऊ कैंट की, जो पूरे प्रदेश की सेफेस्ट सीट है बीजेपी की, वहाँ पर जाके लड़ गए, और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रखर कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता का उन्होंने हक मार लिया। इस तरह के काम जो है वो ब्रजेश पाठक करते हैं। वो ब्रजेश पाठक अपने विभाग में पूरी तरह से असफल हैं। ये वही थे जिन्होंने कोविड के समय पे आलोचना की थी चिकित्सा विभाग की, तो इनको चिकित्सा मंत्रालय दिया गया, और चिकित्सा मंत्रालय जो था वो कितना सक्षम था ये सभी ने हाथरस की घटना के समय देख लिया कि चिकित्सा व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से चरमराई हुई थी। और ऐसा भी सुना गया है कि योगी जी ने साफ कह दिया है कि भाई इस चिकित्सा व्यवस्था के जो दुष्परिणाम दिखे हैं उसके लिए भी ब्रजेश पाठक को रिज़ाइन कर देना चाहिए।
तो ब्रजेश पाठक से तो निश्चित रूप से रेजिग्नेशन ले लिया जाएगा, तो रिहेबिलिटेशन भी मुश्किल है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को हो सकता है संगठन में कहीं पर रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। तो योगी जी अब फुल पावर में आ गए। योगी जी फुल पावर में आने का आगे क्या इम्पैक्ट होता है, आगे आगे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।